कभी आपने सोचा है कि भारत में हर कुछ सालों में एक नई एयरलाइन तो शुरू होती है, लेकिन कुछ वक्त के बाद उसका नाम तक सुनाई नहीं देता। पिछले 20 सालों में कई दिग्गज आए। किसी ने एयर सहारा की शुरुआत की, किसी ने जेट एयरवेज की, तो किसी ने किंगफिशर को उड़ता हुआ 5 स्टार होटल बना दिया। लेकिन नतीजा एक एक करके सभी खत्म हो गए। भारत का एविएशन सेक्टर बाहर से जितना बड़ा और चमकदार दिखाई देता है, अंदर से ये उतना ही खतरनाक है। इसलिए कई लोग इसे एयरलाइन का शमशान घाट कहते हैं। अभी हाल ही में गोफास्ट ने भी अपने ऑपरेशन बंद कर दिए हैं। वहीं विस्तारा और एयर इंडिया भी हर साल हजारों करोड़ों का घाटा झेल रही है। लेकिन इन सबके बीच में एक एयरलाइन ऐसी है जिसने सभी को पीछे छोड़ रखा है। नाम है इंडिगो। इंडिगो अकेली ऐसी एयरलाइन है जिसने फाइनेंशियल ईयर 2024 में करीब 8,170 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, जबकि बाकी सभी कंपनियां लॉस में डूबी हुई थी। आज जहां विस्तारा और एयर इंडिया दोनों को मिलाकर इनके पास केवल 300 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं अकेली इंडिगो के पास 400 से ज्यादा प्लेन्स आसमान में उड़ रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि साल 2006 में दो दोस्तों ने मिलकर इंडिगो की शुरुआत सिर्फ एक प्लेन से की थी, पर आज लगभग 19 साल बाद ये इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बन चुकी है। तो आखिर इंडिगो ने ऐसा क्या अलग किया कि आज ये कंपनी इस मुकाम तक पहुंच चुकी है? और जिस एविएशन मार्केट में टिकना भी मुश्किल है, वहाँ इंडिगो लगातार प्रॉफिट कैसे कमा रही है? आइए सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 2005 की शुरुआत में दो दोस्त राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल एक नई एयरलाइन शुरू करने की तैयारी में थे। उस समय राहुल भाटिया का ट्रैवल का बिजनेस था और राकेश गंगवाल अमेरिका में एयरलाइन इंडस्ट्री के बड़े नाम रह चुके थे। दोनों ने मिलकर इस नए वेंचर को नाम दिया इंडिगो, मतलब इंडिया ऑन द गो। लेकिन साल 2005 के उस टाइम पर एयरलाइन शुरू करने का फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं, क्योंकि उस वक्त इंडिया की एविएशन मार्केट पर जेट एयरवेज का कब्जा हुआ करता था। दूसरी तरफ एयर डेक्कन सबसे सस्ती टिकट देकर मिडिल क्लास को उड़ने का सपना दिखा रही थी। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस जैसे सरकारी खिलाड़ी भी मौजूद थे और विजय माल्या अपनी चमचमाती किंगफिशर एयरलाइन के साथ एंट्री मार चुके थे। वहीं पिछले कुछ सालों से एविएशन सेक्टर में इतनी उठक बैठक हुई थी कि 1991 से 2006 के बीच 14 प्राइवेट एयरलाइंस बंद हो चुकी थी। ऐसे माहौल में एक नई एयरलाइन शुरू करना सच में पागलपन जैसा। इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग इंडिगो को लेकर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं, लेकिन इंडिगो ने शुरुआत में ही ऐसा दाव खेला जिसने सभी को ही हैरानी में डाल दिया। साल 2005 में अपनी एयरलाइन के ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही इंडिगो ने सीधा 100 नए प्लेन्स का ऑर्डर दे दिया। ये देखकर इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्लेयर्स भी हैरान रह गए कि जिस कंपनी का अभी तक ठीक से नाम भी नहीं बन पाया, उसने इतिहास के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट ऑर्डर कैसे दे दिए। इंडिगो का ये पहला कदम ही बाकी एयरलाइन से बिल्कुल अलग, और यही वो स्ट्रेटेजी थी जिसने कंपनी की किस्मत बदल डाली। दरअसल उस दौर में दुनिया में सिर्फ दो ही बड़ी कंपनियां थी जो कि कमर्शियल प्लेन्स बनाती। पहली थी बोइंग और दूसरी थी एयरबस, और इंडिया में ज्यादातर एयरलाइंस बोइंग को ही चुन रही थी, क्योंकि बोइंग प्लेन्स यहाँ पहले से ही मौजूद थे। उनकी अवेलेबिलिटी ज्यादा थी और एयरलाइंस का पूरा सिस्टम लाइक पायलट ट्रेनिंग से लेकर मेंटेनेंस तक बोइंग पर ही सेट हो चुका था। एयरबस उस समय इंडिया के लिए एक नया नाम था। उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग थी और अगर कोई एयरलाइन उसे चुनती भी तो उसे नए सिरे से पायलट ट्रेनिंग करानी पड़ती, मेंटेनेंस का अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता और स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से नहीं मिलते। और यहीं पर राकेश गंगवाल का एक्सपीरियंस काम आया। उन्होंने एयरबस से कहा कि अगर हमें भारी डिस्काउंट मिले और कुछ खास शर्तें मानी जाए तो हम सीधा 100 प्लेन्स एक साथ खरीद लेंगे। अब एयरबस के लिए इंडियन मार्केट में आने का ये एक बहुत ही बड़ा मौका था, इसलिए वो इंडिगो की शर्तें मानने के लिए राजी हो गए। कहा जाता है कि इस बड़े ऑर्डर के बदले इंडिगो को लगभग 40 से 50% तक का डिस्काउंट मिला था। उन्होंने सिर्फ प्राइस ही कम नहीं करवाए, बल्कि ये शर्त भी रखवाई कि अगर किसी प्लेन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है या इंजन में कोई दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी एयरबस की ही होगी। इतना ही नहीं, इंडिगो ने एयरबस से ये भी कहा कि हम सारे 100 प्लेन एक साथ नहीं लेंगे, आपको हर 45 दिन में एक एक प्लेन समय से देना होगा। इससे एयरबस से भी एक साथ प्रोडक्शन का प्रेशर नहीं पड़ा और इंडिगो को अपनी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाने का वक्त मिल गया। एक तरह से ये दोनों के लिए एक विन विन डील। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि इंडिगो ने एक एक करके उन सभी प्लेन्स को बेचना शुरू कर दिया। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन यही था इंडिगो का सेल एंड लीज बैक मॉडल। मान लीजिए इंडिगो ने 1000 करोड़ रुपए की कीमत वाला प्लेन 500 करोड़ रुपए में खरीदा, जिसमें उन्हें बल्क डिस्काउंट मिला था। फिर उन्होंने उसी प्लेन को एक लीजिंग कंपनी को 700 करोड़ रुपए में बेच दिया और लीजिंग कंपनी को भी 300 करोड़ रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था, तो उसने भी खुशी खुशी खरीद लिया। और इस तरह इंडिगो को सीधा 200 करोड़ रुपए का पहले ही प्रॉफिट हो गया। इसके बाद इंडिगो ने अपना ही बेचा हुआ प्लेन उस लीजिंग कंपनी से किराए पर ले लिया और अपनी फ्लाइट्स के बीच में इस्तेमाल करने लगा। इस स्ट्रेटेजी से इंडिगो को 3 बड़े फायदे हुए। सबसे पहला फायदा ये हुआ कि हर नए प्लेन पर सीधा प्रॉफिट हुआ, इससे कंपनी के पास शुरुआत से ही ढेर सारा कैश जमा हो गया। दूसरा बड़ा फायदा ये हुआ कि प्लेन्स लीज पर होने के चलते इंडिगो को शुरुआत से ही बड़े बड़े लोन्स नहीं लेने पड़े, जिससे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत बनी रही। और तीसरा फायदा ये हुआ कि इंडिगो ने शुरुआत से ही नए और एडवांस्ड एयरबस
A320 प्लेन्स चुने, जिससे मेंटेनेंस का खर्चा भी कम रहा, फ्यूल की खपत भी कम हो गई, क्योंकि उस वक्त के बोइंग एयरप्लेन्स के मुकाबले एयरबस A320 करीब 8 से 10% ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट था। अब आप भी सोच रहे होंगे कि 10% से क्या ही फर्क पड़ने वाला है, लेकिन एयरलाइंस के बिजनेस में ये फर्क करोड़ों में होता है। अगर बोइंग प्लेन दिल्ली से बेंगलुरु की फ्लाइट में 5000 लीटर तेल पीता है, तो वही काम एयरबस का प्लेन 4500 लीटर में कर देगा। अब अगर एविएशन फ्यूल 85 रुपए पर लीटर है, तो एक फ्लाइट में सीधा 42,000 रुपए की बचत होगी। और इंडिगो दिन में सैकड़ों फ्लाइट्स ऑपरेट करता है, तो सोचिए साल भर में फ्यूल की बचत कितनी ज्यादा होती होगी। सही मायनों में देखा जाए तो इंडिगो ने शुरुआत से ही इंडियन पैसेंजर की नब्ज पकड़ ली थी। इंडिगो ने देखा कि भारत के लोग टाइम और कंफर्ट से ज्यादा सस्ती किराए को देखते हैं। लोग 500 रुपए बचाने के लिए रात के 2 बजे की फ्लाइट पकड़ने को भी तैयार रहते हैं। इसलिए इंडिगो ने शुरुआत से ही अपना बिजनेस मॉडल ऐसे सेट किया कि खर्चे कम से कम हो, जिससे टिकट का प्राइस सस्ता हो सके। उन्होंने फालतू के खर्चे बिल्कुल कट कर दिए, जैसे फ्लाइट में खाना देना या बड़ी बड़ी स्क्रीन पर एंटरटेनमेंट दिखाना। और ज्यादातर लोग 200-300 बचाने के लिए इंडिगो का टिकट लेने के लिए तैयार हो जाते थे। उनका मकसद था कि टिकट पर प्रॉफिट भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन पैसेंजर्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि कोई भी फ्लाइट खाली न जाए। इस स्ट्रेटेजी की वजह से ही जो लोग पहले कभी हवाई जहाज का टिकट लेने का सोच भी नहीं सकते थे, वो भी इंडिगो के सस्ते किरायों की वजह से फ्लाइट पकड़ने का सपना देखने लगे। असल में इंडिगो के कम टिकट प्राइस के पीछे एक जीनियस स्ट्रेटेजी थी, जिसका नाम था हब एंड स्पोक मॉडल। जबकि उस वक्त किंगफिशर जैसे दूसरे प्लेन्स पॉइंट टू पॉइंट मॉडल पर काम किया करते थे। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। और पहले बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट मॉडल की। मान लीजिए इंडिया के 10 शहर हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट मॉडल में इन 10 शहरों को आपस में जोड़ने के लिए हर एक शहर का सीधा कनेक्शन बाकी सभी शहरों से बनाना पड़ता है। मतलब सिर्फ दिल्ली को बाकी सिटी से कनेक्ट करने के लिए 9 अलग अलग फ्लाइट्स की जरूरत होगी। ऐसे में सभी शहरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए टोटल 45 रूट्स बनेंगे। मतलब 45 डिफरेंट फ्लाइट चलानी पड़ेगी। और ये भी जरूरी नहीं कि सभी फ्लाइट्स फुल कैपेसिटी के साथ जाए। काफी बार सीट्स खाली भी जाती हैं, यानी एयरलाइन का खर्चा तो पूरा होगा पर कमाई आधी होगी। इसी वजह से पॉइंट टू पॉइंट मॉडल काफी महंगा पड़ता है। और यही वजह थी कि किंगफिशर, जेट एयरवेज और एयर इंडिया जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स भी इस मॉडल को सस्टेन नहीं कर पाए। अब यहीं पर इंडिगो ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और उसने पॉइंट टू पॉइंट मॉडल को अवॉइड करके हब एंड स्पोक मॉडल को अपनाया। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें एक बड़ा एयरपोर्ट हब की तरह काम करता है और बाकी छोटे छोटे एयरपोर्ट स्पोक्स की तरह काम करते हैं। मान लीजिए कि दिल्ली एक हब की तरह काम करता है और लखनऊ, पटना एंड जयपुर जैसे 10 छोटे छोटे शहर स्पोक्स की तरह काम करते हैं। तो ऐसे में सभी छोटे छोटे शहरों से पैसेंजर्स पहले दिल्ली आकर इकट्ठा होंगे, फिर वहाँ से दूसरी कनेक्टिंग फ्लाइट्स पकड़कर अपने अपने डेस्टिनेशन पर जाते हैं। मतलब कि एक सिटी को दूसरे सिटी से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करना है। इस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जहाँ दूसरी एयरलाइंस को 10 शहर कनेक्ट करने में 45 फ्लाइट चलानी पड़ती थी, वहीं इंडिगो सिर्फ 9 फ्लाइट्स में ही काम चला लेता था, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। इससे प्लेन्स का फ्यूल भी बचा, क्रू मेंबर्स का खर्चा कम हुआ, मेंटेनेंस भी कम लगा और फ्लाइट का यूटिलाइजेशन भी मैक्सिमम हो गया। यह मॉडल इंडिगो की सक्सेस का एक हिडन सीक्रेट था, जो कि किंगफिशर और जेट एयरवेज जैसे बाकी सभी एयरलाइंस मिस कर गए। इसके साथ ही इंडिगो ने अपने एड कैंपेन में ऑन टाइम इज अ वंडरफुल थिंग का स्लोगन चलाया, जो कि आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। क्योंकि उस वक्त वाकई में इंडिगो की ज्यादातर फ्लाइट्स टाइम पर ही होती थी। और ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ऑपरेशंस को बिल्कुल अलग तरीके से मैनेज किया। उनकी टीम का हर बंदा टाइम की वैल्यू को समझता था। प्लेन के लैंड करते ही ग्राउंड स्टाफ अगले 30 मिनट के अंदर उसे दोबारा उड़ान भरने के लिए तैयार कर देता। और ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने फ्लीट में सिर्फ एयरबस A320 फैमिली के प्लेन रखे थे। उन्हें हर रोज नए नए मॉडल्स के प्लेन पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर आया साल 2008 और इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री को ऐसा झटका लगा जिसने पूरी सेक्टर की कमर तोड़ दी। दरअसल उस साल ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। केवल किंगफिशर का नुकसान 8 गुना से बढ़कर करीब 1609 पर पहुंच गया। वहीं जेट एयरवेज और स्पाइस जेट को भी भारी घाटा हुआ। लेकिन इसी बुरे वक्त में इंडिगो ने सबको हैरानी में डाल दिया। लेकिन इंडिगो ने सबको हैरान करते हुए करीब 82 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया और उस साल प्रॉफिट में रहने वाली इंडिया की इकलौती एयरलाइन बन गई। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से इंडिगो ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और साल 2008 के बाद जहां ये कंपनी तेजी से ऊपर जा रही थी, वहीं दूसरी एयरलाइंस की हालत खराब होती जा रही थी। इंडिगो की तरह जेट ने भी जेट लाइट नाम की सस्ती सर्विस शुरू की, लेकिन अपने खर्चों पर कंट्रोल न रख पाने के कारण धीरे धीरे जेट एयरवेज कर्ज में डूब गई। हालांकि 2013 में एतिहाद ने इसमें इन्वेस्ट किया था, लेकिन हालत फिर भी नहीं सुधरी और आखिरकार अप्रैल 2019 में जेट एयरवेज हमेशा के लिए बंद हो गई। जेट एयरवेज के बंद होने से उसके एयरपोर्ट स्लॉट्स खाली हो गए, जिस पर इंडिगो ने तुरंत कब्जा जमा लिया। साथ ही इंडिगो ने जेट के कई एक्सपीरियंस पायलट और क्रू मेंबर्स को भी हायर कर लिया, जिससे उन्हें पहले से ही ट्रेन स्टाफ मिल गए। इस तरह किंगफिशर एयरलाइंस, जिसने अपनी शुरुआती दौर में जबरदस्त नाम कमाया था, वो
भी अंदर से खोखली होती जा रही है। विजय माल्या ने एयर डेक्कन को खरीदकर किंगफिशर को और बड़ा बनाने का सपना देखा, जिसमें बढ़िया खाना, शराब, आरामदायक सीटिंग और पर्सनल टीवी स्क्रीन। किंगफिशर प्लेन एक उड़ता हुआ 5 स्टार होटल की तरह था, लेकिन इस चमक धमक के खर्च को ये कंपनी कंट्रोल नहीं कर पाई और 2011-12 तक आते आते हालत इतनी बिगड़ गई कि ना तो एम्प्लॉइज को सैलरी देने के पैसे थे और ना ही फ्यूल भरने के, और आखिरकार किंगफिशर की फ्लाइट हमेशा के लिए बंद हो गई। किंगफिशर के फॉल के बाद 2013 तक इंडिगो इंडिया की नंबर 1 डोमेस्टिक एयरलाइन बन चुकी थी। उसका मार्केट शेयर करीब 30% तक पहुंच गया था, जो जेट एयरवेज और एयर इंडिया जैसे पुराने प्लेयर से कहीं ज्यादा। अब इंडिया में अपना नाम बनाने के बाद इंडिगो ने बाहर की मार्केट में भी कदम रखने का फैसला। इसकी शुरुआत हुई सिंगापुर और बैंकॉक जैसे पॉपुलर डेस्टिनेशन। इस बीच इंडिगो को टक्कर देने के लिए मैदान में कुछ नए खिलाड़ी भी उतरे, जैसे 2014 में एयर एशिया और 2015 में विस्तारा ने अपनी फ्लाइट शुरू। उस वक्त ऐसा लगा कि शायद अब इंडिगो को इन विदेशी प्लेयर से कड़ी टक्कर मिलने वाली है, लेकिन इन दोनों का फोकस एकदम अलग था। विस्तारा का फोकस था प्रीमियम सर्विसेज और वहीं दूसरी तरफ एयर एशिया ध्यान दे रही थी अल्ट्रा लो कॉस्ट मॉडल पर। लेकिन इंडिगो मिडिल क्लास लोगों को टारगेट कर रहा था। ऐसे में एयर एशिया का स्केल काफी छोटा रह गया और आखिरकार वो एयर इंडिया में जाकर मर्ज हो। कुल मिलाकर इंडिगो को इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा और हर साल वो अपने फ्रेट में नए नए प्लेन्स जोड़ता गया। आपको बता दूं कि इंडिगो ने साल 2011 में एक साथ 180 प्लेन्स का ऑर्डर दिया, फिर 2015 में 250 प्लेन्स और 2019 में पूरे 300 नए प्लेन्स का ऑर्डर प्लेस किया, जो कि इंडिगो के एक्सपेंशन का एक बहुत बड़ा रीजन। अब इंडिगो की ग्रोथ बाहर से देखने पर एकदम स्मूथ लग रही, लेकिन 2018-19 में कंपनी के अंदर एक नए तूफान उठ रहे हैं। राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल, जिन्होंने मिलकर इंडिगो की शुरुआत की थी, उनके बीच अब गहरी डिस्प्यूट्स होने लगे। यहाँ तक कि 2019 में राकेश गंगवाल ने कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गड़बड़ी ऊपर सवाल उठाते हुए सेबी को लेटर भेजकर आरोप लगाए कि इंडिगो के डिसीजंस राहुल भाटिया के फायदे के लिए ज्यादा होते हैं, न कि बाकी शेयर होल्डर्स के लिए। इससे इंडिगो के टॉप मैनेजमेंट में हलचल मच गई और वो दो दोस्त जिन्होंने मिलकर इंडिगो को खड़ा किया था, अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। वहीं कुछ ही साल बाद 2022 की शुरुआत में राकेश गंगवाल ने कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया और ये भी ऐलान किया कि वो धीरे धीरे अपना सारा स्टेक बेच देंगे। लेकिन इस अंदरूनी लड़ाई के बावजूद भी इंडिगो के ऑपरेशन पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा और यही साबित करता है कि इंडिगो का मैनेजमेंट कितना मैच्योर था कि उन्होंने अपने आपसी मतभेदों को बिजनेस के ऊपर हावी नहीं होने दिया। अब 2020 तक इंडिगो अपने पीक पर थी, लेकिन तभी एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरी दुनिया को ही हिला के रख दिया और उस तूफान का नाम था कोविड-19। मार्च 2020 में पूरे इंडिया के पैसेंजर फ्लाइट्स पर रोक लगाई गई, एयरपोर्ट्स खाली हो गए और आसमान एकदम सोना पड़ गया। इंडिगो के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में उसे हजारों करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन यहाँ भी इंडिगो ने सर्वाइव करने का एक नया तरीका निकाल लिया। इस कंपनी ने बड़े तुरंत कदम उठाते हुए टॉप मैनेजमेंट की सैलरी में बड़ी कटौती की, पायलट्स और क्रू मेंबर्स की सैलरी भी कम कर दी और कुछ एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे खर्चों को कम किया जा सके। साथ ही लॉकडाउन के दौरान इंडिगो ने अपने कुछ प्लेन्स को कार्गो फ्लाइट में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह 2020 आते आते जैसे ही हालात नॉर्मल हुए तो इंडिगो ने फ्लाइट की बढ़ती हुई डिमांड का पूरा फायदा उठाया, इतना कि 2022 के मिड तक इंडिगो एक बार फिर लॉस से उभरकर प्रॉफिट में आ गई। लेकिन दूसरी तरफ कोविड की वजह से बाकी एयरलाइंस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। एयर इंडिया और विस्तारा को टाटा ग्रुप ने अपने अंडर में ले लिया। दूसरी तरफ स्पाइस जेट भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस गई और इसमें सबसे बड़ा झटका लगा गोफर्स्ट। गोफर्स्ट पहले गो एयर हुआ करता था। हैवी लॉसेस के चलते गोफर्स्ट 2023 में बैंकरप्ट हो गई और उसकी फ्लाइट्स हमेशा के लिए बंद हो गई। इस तरह 2023 तक इंडिगो का डोमेस्टिक मार्केट शेयर 60% से भी ऊपर चला गया। इसका मतलब ये था कि इंडिया में हर 10 में से 6 लोग जो फ्लाइट से सफर कर रहे थे वो इंडिगो की फ्लाइट में ही बैठे हुए थे। ये लगभग मोनोपोली जैसी सिचुएशन थी जो इससे पहले इंडियन एविएशन मार्केट में कभी नहीं देखी। वहीं जून 2023 में इंडिगो ने पेरिस एयर शो में एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे पूरे एविएशन इंडस्ट्री में हलचल मच गई। इंडिगो ने एक ही बार में 500 नए प्लेन्स का ऑर्डर दे दिया एंड ये एविएशन के इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर था। इस स्टेप के साथ ही इंडिगो ने साफ कर दिया कि आने वाले कई सालों तक इंडिया के आसमान पर उसी का दबदबा रहने वाला है। आज इंडिगो के फ्रेट में 400 से ज्यादा प्लेन्स एक्टिव सर्विस में है और आने वाले सालों में सैकड़ों नए प्लेन्स भी इसमें जुड़ने वाले हैं। इंडिगो की कहानी हमें ये सिखाती है कि मार्केट चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर स्ट्रेटेजी सही हो, डिसिप्लिन बना रहे और कस्टमर की जरूरत को समझा जाए तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है।